हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपको पता है हमारा पीजीटी का एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है, तो उसी को लेकर के हम ये सोशोलॉजी की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें कि पहले की वीडियोस चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिए। ये आज की वीडियो है जिसमें आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा न्यू क्वेश्चन है और आपको जो भी न्यू क्वेश्चंस लगें जो मैं सीरीज़ करवा रही हूँ उसमें से जो भी नए क्वेश्चंस लगें उनको नोट करते हुए चलिएगा। तो सॉल्व करिए इसको। क्वेश्चन है, वीटो ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वीटो ग्रुप, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको किसने दिया था ये आपको बताना है। ऑप्शन है परेटो, CW मिल्स, रिजमैन या फिर हंटर। तो किसने दिया था वीटो ग्रुप का कॉन्सेप्ट? परेटो, CW मिल्स, रिजमैन या फिर हंटर। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए। न्यू क्वेश्चन है लेकिन फिर भी थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर मैं अभी इसको समझाऊंगी। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिजमैन। वीटो ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया था रिजमैन ने। क्या होता है ये, इसको थोड़ा सा समझिए और किसके लिए दिया था। तो वीटो ग्रुप रिजमैन ने कहा था एक ऐसा समूह जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, जैसे कि परेटो ने बताया था एलीट क्लास, और CW मिल ने बताया था पावर एलीट का, जो इन्होंने शासक अभिजन का जो एक कॉन्सेप्ट दिया था उसका। तो उसी से संबंधित है वीटो ग्रुप की, एक ऐसा समूह जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, ठीक है, उसको बोलेंगे वीटो ग्रुप। तो ये दिया था रिजमैन ने। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा है। एलेक्स इंकल्स काफ़ी प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा है। आपको बताना है कि वो कौन कौन से 3 भाग हैं जिसमें उन्होंने समाजशास्त्र को विभाजित किया था कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु इन 3 भागों में वर्गीकृत की जा सकती है। ऐतिहासिक, तुलनात्मक, व्याख्यात्मक, या फिर सेकंड ऑप्शन है आनुभाविक, वैज्ञानिक या फिर ऐतिहासिक। थर्ड ऑप्शन है ऐतिहासिक, आनुभाविक और विश्लेषणात्मक। और फोर्थ ऑप्शन है उद्विकासीय, आनुभाविक और विश्लेषणात्मक। इसमें से कौन सा होगा जो कि एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के तौर पर 3 भागों में डिवाइड किया था? ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन मैं कहूँगी है। इसका सही आंसर होना चाहिए आप लोगों का। और जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऐतिहासिक, आनुभाविक और विश्लेषणात्मक। ये 3 भाग बताए थे समाजशास्त्र के इन्होंने, एलेक्स इंकल्स ने। आपके लिए क्वेश्चन है, एलेक्स इंकल्स की पुस्तक का नाम क्या था? आपको ये बताना है, ठीक है। एलेक्स इंकल्स की पुस्तक का नाम क्या था ये कमेंट करके बताइए। जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताया करिए। यहाँ पर लाइव कमेंट में मत बताइए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की विशेषता नहीं है। इसमें से कौन सी वो विशेषता है जो कि समाजशास्त्र में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन देखिए, ये आनुभाविक विज्ञान है, ये विशुद्ध विज्ञान है, ये व्यवहारिक विज्ञान है या फिर यह सामान्य विज्ञान है। तो कौन सी विशेषता है जो कि समाजशास्त्र की नहीं है? समाजशास्त्र आनुभाविक है या फिर समाजशास्त्र विशुद्ध है या फिर समाजशास्त्र व्यवहारिक है या फिर सामान्य है? कैसा विज्ञान है, उसमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर बताइए। और जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, समाजशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान
नहीं है, ठीक है, ये नहीं है और बाकी ये तीनों हैं। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। समाजशास्त्र में हम जो चीज़ अवलोकन करते हैं, जो चीज़ अनुभव करते हैं, उसी को सत्य मानते हैं, तो ये आनुभाविक विज्ञान है। प्लस विशुद्ध विज्ञान है। विशुद्ध विज्ञान का अर्थ होता है कि एक ऐसा साइंस जिसके सिद्धांतों के द्वारा हमको नॉलेज तो मिल सके, मतलब जिसका उपयोग हम ज्ञान प्राप्ति के लिए कर सकें, लेकिन उसको हम अप्लाई नहीं कर सकें। तो व्यवहारिक नहीं है, इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन विशुद्ध विज्ञान है तो इससे हमको नॉलेज मिल जाती है कि समाज कैसा है, समाज में क्या होता है, इसके रीति रिवाज, इसकी परंपराएं, इसके पीछे के कौन से नियम होते हैं, उन सभी को हम जान जाते हैं, लेकिन अब इस नॉलेज को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा है समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है। और जो फोर्थ पॉइंट कहता है कि एक सामान्य विज्ञान है, तो सामान्य विज्ञान क्यों है? क्योंकि समाजशास्त्र में उन सभी सामान्य तत्वों का अध्ययन किया जाता है जो कि समाज में पाए जाते हैं। जैसे कि चाहे वो राजनीति विज्ञान के कुछ सामान्य तत्व हों, चाहे इतिहास से संबंधित हों, चाहे अर्थशास्त्र से संबंधित हो, तो समाज में जो सामान्य तत्व होते हैं, जो कि है सामाजिक संबंध, उनके जो सामान्य तत्व हैं उनका समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो इसीलिए ये सामान्य विज्ञान है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। जब तक सामाजिक व्यवस्था का प्राकृतिक नियमों में विश्वास पर सहमति नहीं होती है, तब तक पूर्ण रूप से समाजशास्त्र स्वीकार्य नहीं हो सकता। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की उत्पत्ति के बारे में ये कथन किसका है? किसने ये कहा है कि जब तक हम सामाजिक व्यवस्था के प्राकृतिक नियमों में हम उस पर विश्वास नहीं कर लेते, उस पर सहमति नहीं बन जाती, तब तक हम समाजशास्त्र को पूरी तरीके से उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ये किसने कहा था? ऑप्शन देखिए, हीगल, वेबर, स्पेंसर और फोर्थ है सोरोकिन। तो किसने ये कहा था, आपको ये बताना है। चलिए जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर। और इसका राइट आंसर है, इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पेंसर। स्पेंसर यहाँ पे क्यों होगा, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, तो समझ लीजिए, क्वेश्चन को समझिए, अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, सामाजिक व्यवस्था का प्राकृतिक नियमों में विश्वास। अगर यहाँ पर होता प्राकृतिक विज्ञान के नियमों में, तो प्राकृतिक विज्ञान के नियमों में विश्वास, तो फिर वो वैज्ञानिक पद्धति की तरफ इशारा कर रहा होता, तो वो चीज़ अलग हो जाती। लेकिन क्या कह रहा है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ प्राकृतिक नियम हैं, मतलब उसको सरवाइव करने के लिए। तो सरवाइव की बात कौन करता है? स्पेंसर करते हैं। तो उसको सरवाइव करने के लिए प्राकृतिक नियम है, इन पर विश्वास होना ज़रूरी है समाजशास्त्र को स्वीकार करने के लिए। और फिर क्या बोल रहा है कि समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की उत्पत्ति, ठीक है, इसके बारे में। तो ये सब किसकी तरफ इंडिकेट करते हैं? स्पेंसर की तरफ। लेकिन यहीं पर होता कि प्राकृतिक विज्ञान के नियमों में, तो फिर क्या हो जाता, वो हो जाता प्रत्यक्षवाद से संबंधित या फिर वैज्ञानिक विधि से संबंधित। तो उसमें फिर आपका वेबर आ जाते, या फिर कॉम्ट होता, या फिर दुर्खीम होता। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है प्राकृतिक नियमों में विश्वास की सामाजिक व्यवस्था को चलाए रखने के लिए प्राकृतिक नियम उसको सरवाइव करने के लिए ज़रूरी होते। तो सरवाइव की बात यहाँ पे फिर स्पेंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी है। समाज के दो प्रकार जेमिनसॉफ्ट और जेसिलसॉफ्ट किसने बताए हैं? दुर्खीम, वेबर, टॉनीज या फिर वेबलन। समाज के दो प्रकार जेमिनसॉफ्ट और जेसिलसॉफ्ट ये किसने बताए हैं? दुर्खीम, वेबर, टॉनीज या फिर वेबलन। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर है टॉनीज। टॉनीज ने बताया था कि दो प्रकार होते हैं समाज में, एक होता है जेमिनसॉफ्ट और एक होता है जेसिलसॉफ्ट। जेमिनसॉफ्ट में क्या होता है, समुदाय के जैसे संबंध होते हैं, वी फीलिंग ज़्यादा होती है, घनिष्ठता ज़्यादा होती है। जबकि जेसिलसॉफ्ट में क्या होता है, थोड़ा दूरी के संबंध हो जाते हैं, एक तरीके से समिति से संबंधित जेसिलसॉफ्ट है, समिति तरीके से संविदा के जैसे संबंध हो जाते हैं, ठीक है। तो संविदागत जो संबंध होते हैं वो जेसिलसॉफ्ट में, और जेमिनसॉफ्ट में घनिष्ठता ज़्यादा रहती है। तो ये बताया था टॉनीज ने।
अच्छा, एक चीज़ और, मैंने एक 200 क्वेश्चन सीरीज़ आई थिंक उसी में बताया है मे बी। एक क्वेश्चन था जिसमें कि आपको मैंने बता दिया था आंसर, नृजातीयता एससी दुबे से संबंधित था आई थिंक क्वेश्चन। तो वहाँ पर आपका जो आंसर है वो हो जाएगा पारंपरिकता। ठीक है, ये मैंने अभी 2 दिन पहले टेलीग्राम पे क्लियर कर दिया था, बट मैंने सोचा कि यूट्यूब क्लास में भी मैं बता देती हूँ ताकि बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वृद्ध तंत्र किस जनजाति में पाया जाता है? टोडा, एस्किमो, हो या फिर डेयरी? ये किस जनजाति में पाया जाता है? वृद्ध तंत्र, टोडा जनजाति, एस्किमो जनजाति, हो जनजाति या फिर डेयरी जनजाति? जल्दी से बताइए आंसर इसका क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस्किमो जनजाति। वृद्ध तंत्र ये पाया जाता है एस्किमो जनजाति में। यहाँ पर क्या होता है कि जीवन जीना इतना कठिन है, भोजन वगैरह का प्रबंध करना इतना कठिन है कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो फिर उनको उनका कोई सेवा वगैरह नहीं करना चाहता है, तो उनको फिर मार डाला जाता है। तो ये चीज़ होती है कि उनको अपना जीवन त्यागना पड़ता है, तो इसी को बोलते हैं वृद्ध तंत्र। ये पाया जाता है एस्किमो जनजाति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, ये पुस्तक के लेखक बताने हैं आपको। रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है? हर्बर्ट रिजले, F.G. बेली, J.H. हटन या फिर D.N. मजूमदार? कौन है इसके राइटर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, D.N. मजूमदार। रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, ये है D.N. मजूमदार की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन है फ्रायड, मीड, मर्टन या फिर सोरोकिन। प्रत्याशित समाजीकरण इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बताइए इसकी अवधारणा किसने दी थी? फ्रायड, मीड, मर्टन या फिर सोरोकिन? जल्दी जल्दी आंसर करिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मर्टन। प्रत्याशित समाजीकरण क्या होता है इसको समझिए। प्रत्याशित समाजीकरण मतलब कि जो भूमिका हमको मिलने वाली है, प्रत्याशित का मतलब क्या हुआ कि अभी मिली नहीं है, हम उसकी आशा में खुद को तैयार कर रहे हैं। तो जो भूमिका हमको मिलने वाली है उसके लिए खुद को तैयार करना। जैसे आप लोग अभी टीचर बने नहीं हो लेकिन खुद को उसके लिए तैयार कर रहे हो, तो ये आपका एक तरीके का प्रत्याशित हो गया। जैसे विवाह से पूर्व लड़कियों को तैयार किया जाता है कि आप ससुराल में जाओगे तो ऐसे रहोगे, ऐसे करना, वैसे करना। तो उनका विवाह हुआ नहीं लेकिन उससे पहले उनको तैयार किया जा रहा है। तो प्रत्याशित समाजीकरण ऐसा समाजीकरण जो कि वो भूमिका मिलने से पहले ही हमको उसके लिए तैयार किया जाना, उसकी प्रत्याशा में दिया था मर्टन ने। अगला क्वेश्चन है, विश्वास, क्रिया और अनुभव, धर्म की ये विशेषताएं किसने बताई हैं? धर्म की विशेषता विश्वास है, क्रिया है और अनुभव है, ये किसने बताया है? ऑप्शन है K.M. पणिक्कर, Y.P. ग्लांक, दुर्खीम या फिर Y.B. दामले। विश्वास, क्रिया और अनुभव, ये विशेषताएं किसने बताई थी? K.M. पणिक्कर, Y.B. ग्लांक, दुर्खीम या फिर Y.B. दामले? जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, Y.P. ग्लांक। इन्होंने बताया था धर्म की विशेषताएं होती हैं विश्वास होना चाहिए एक शक्ति के प्रति, और फिर हम उसको एक्शन में लाएं, मतलब हमारे क्रियाओं से दिखना चाहिए, जैसे हम लोग पूजा पद्धति वगैरह करते हैं। और अनुभव यानी कि हम फील करते हैं कि हाँ कोई ऐसी शक्ति है जो कि हमारी रक्षा करती है या जो भी हमें सहायता देती है, उसका अनुभव हमको हो। तो विश्वास होना, क्रिया करना और अनुभव, ये 3 विशेषताएं बताई थी Y.P. ग्लांक ने। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन, उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा से कौन संबंधित है? ऑप्शन है गिडिंग्स, डेरिडा,
डेनियल बेल या फिर हैबरमास? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा से कौन संबंधित है? गिडिंग्स, डेरिडा, डेनियल बेल या फिर हैबरमास? इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेनियल बेल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इस नाम से इनकी एक पुस्तक भी है, डेनियल बेल की उत्तर औद्योगिक समाज पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है। और इनका एक और कॉन्सेप्ट से ये संबंध रखते हैं, उसको बोलते हैं मास सोसाइटी, हिंदी में कहते हैं जन समाज, उससे भी इनका संबंध है। और सूचना समाज से भी इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें बोली हैं। तो उत्तर औद्योगिक समाज की तो अवधारणा ही इन्होंने ही दी है। ठीक है, तो ये डेनियल बेल का है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आप लोगों के साथ में ये चीज़ शेयर करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है। आज का दिन मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है। आज के ही दिन मैंने चैनल पे अपनी जो दुर्खीम वाली वीडियो है, पहली वीडियो मेरी, वो डाली थी और वो काफ़ी पसंद की गई थी आप लोगों के द्वारा। बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया गया था, आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला उस पर। एंड उसके बाद फिर आप लोगों को आगे की जर्नी पता ही है कि फिर उसके बाद कंटेंट पे कंटेंट, वीडियो पे वीडियो में बनाती गई। एंड आप लोगों का उस पर बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सम्मान मिला मुझे। तो उसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप लोग बिल्कुल मेरे लिए मेरे परिवार के जैसे हो। ऐसे ही अपना प्यार, अपना रिस्पेक्ट हमारे साथ बनाए रखें। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों को भी आपकी जो मंजिल है वो ज़रूर मिले। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।